नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्यों का उदय। तो आखिर मौर्यों का उदय क्यों हुआ और किस प्रकार हुआ, इस वीडियो में हम संपूर्ण विस्तार से मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में और प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां से आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि नंद शासकों में से अंतिम घानानंद अपने दमनकारी शासन के कारण अत्यधिक अलोकप्रिय था, यानी कि लोकप्रिय नहीं था, बहुत ही कुख्यात था। इसके अलावा अलेक्जेंडर के उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण के बाद उस क्षेत्र को विदेशी शक्तियों से बहुत अशांति का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर प्रथम द्वारा स्थापित सेल्यूसिड राजवंश के शासन के अंतर्गत आए। वह सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक था। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो महान सेनापति या महान शासक सिकंदर का महान सेनापति था। उसके बाद चंद्रगुप्त ने एक बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से चतुर ब्राह्मण कौटिल्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में घानानंद को हराकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे ही घानानंद पराजित हुआ तो यहाँ पर 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी वृत्तांतों में उसका उल्लेख सेंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी वृत्तांतों में सेंड्रोकोटस के रूप में कहा गया है। इसके बाद कौटिल्य ने रणनीति प्रदान की कि जबकि चंद्रगुप्त ने इसे क्रियान्वित किया कि कौटिल्य ने उसको एक रणनीति दी कि किस प्रकार से उसे शासन करना है, और चंद्रगुप्त ने उस नीति का पालन किया। उन्होंने अपनी एक भाड़े की सेना खड़ी कर ली थी। फिर वे पूर्व की ओर मगध की ओर चले गए। युद्धों की एक श्रृंखला में उन्होंने घानानंद को हराया और लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक संधि की, जिसमें चंद्रगुप्त ने बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र हासिल कर लिया। उसके बाद मेगस्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगस्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में कहाँ का राजदूत था? तो एक यूनान का राजदूत था। चंद्रगुप्त ने विस्तार की नीति का नेतृत्व किया, यानी कि इसने अपने शासन को फैलाने का नीति का पालन किया। उनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को शासन त्याग करके जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और कहा जाता है कि उन्होंने श्रवणबेलगोला में जैन परंपरा के अनुसार खुद को भूखा रखकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद हम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। उन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। ग्रीक स्रोतों में इसे अमित्रघात यानी कि दुश्मनों का हत्यारा या अमित्रोच्चर्स का भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीक स्रोतों में उसे क्या कहा जाता है? तो अमित्रघात। डेमाचस इसके दरबार में यूनानी राजदूत था। उसने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। उसके बाद चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक जो उनके मुख्यमंत्री भी थे, वह तक्षशिला में एक शिक्षक और विद्वान थे। अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य हैं। वह बिंदुसार के दरबार में मंत्री भी थे। तो चाणक्य बिंदुसार के दरबार में मंत्री भी थे।
उन्हें नंद सिंहासन पर कब्जा करने और अपने छात्र चंद्रगुप्त के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के उदय के पीछे मास्टर रणनीति होने का श्रेय दिया जाता है। तो चाणक्य की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका ही मुख्य उद्देश्य था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना हुई वो इन्हीं के प्रयासों से हुई है। उसके बाद उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। उसके बाद इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में 15 पुस्तकें हैं या 15 पाठ हैं बोल सकते हैं, यानी कि भाग 15 भागों में डिवाइड है। तो इस पुस्तक में 15 भाग हैं और इन 15 भागों में 180 अध्याय हैं। मुख्य विषय को इसमें विभाजित किया गया है, तो मुख्य विषयों को इसमें विभाजित किया गया है, जैसे राजा, मंत्रिपरिषद, सरकार के विभाग, सिविल और आपराधिक कानून और युद्ध की कूटनीति। उसके बाद हम देख लेते हैं चाणक्य को इंडिया का इंडियन मैकियावेली या इंडिया का मैकियावेली भी कहा जाता है। उसके बाद अगला शासक आता है अशोक। अशोक का समय था 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। तो 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 साल तक उत्तराधिकार संघर्ष चला। बिंदुसार चाहते थे कि उनका पुत्र सुसीमा उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन राधागुप्त नामक मंत्री की मदद से और 99 भाइयों की हत्या के बाद अशोक बिंदुसार का जो पुत्र था ने सिंहासन पर अपना कब्जा किया। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय थे, यानी कि वहाँ के शासक थे। अशोक सभी समय के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्हें अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने लोगों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखने वाला पहला शासक माना जाता है। सम्राट के अन्य नामों में बुद्धशाक मास्की शिलालेख में, धर्मशोका सारनाथ शिलालेख में, देवनाम प्रिय देवताओं का प्रिय और प्रियदासी मनभावन रूप का अर्थ शामिल है, जो श्रीलंकाई बौद्ध इतिहास दीपवंश और महावंश में दिए गए हैं। उसके बाद दीपवंश और महावंश में उनकी रानियों का विस्तृत विवरण मिलता है। उनका विवाह महादेवी, जो कि विदिशा के एक व्यापारी की बेटी से हुआ था, जो अशोक के प्रसिद्ध बच्चों महेंद्र और संघमित्रा की माँ थी। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, भोजन के लिए जानवरों के वध को नियंत्रित किया और अपने पूरे राज्य में धर्मशालाओं, अस्पतालों और सरायों की स्थापना किया। उसके बाद है अशोक के शिलालेख, यानी कि शिलालेखों के बारे में भी अशोक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जेम्स प्रिंसेप इन शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला इतिहासकार है। तो जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश पुरावशेष और औपनिवेशिक पुरप्रशासक अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अशोक के ये शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त साक्ष्य हैं। उसके बाद इन्हें सार्वजनिक स्थानों और व्यापार मार्गों पर रखा जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें पढ़ें। धार्मिक प्रवचनों से अधिक वे लोगों के नैतिक कर्तव्यों, जीवन का संचालन कैसे करें, अशोक की एक अच्छा और परोपकारी शासक बनने की इच्छा, इस दिशा में अशोक के काम के बारे में बात करते हैं। तो जो अशोक के शिलालेख हैं वो इन सभी चीज़ों के बारे में उसको बताते हैं कि अशोक किस प्रकार का इंसान था, वह नैतिक कर्तव्यों को किस प्रकार करता था और उसकी इच्छा आखिर क्या थी और उसने अच्छा परोपकारी शासक बनने के लिए क्या क्या काम किया। ये सभी अशोक के शिलालेखों में वर्णित है। कुल मिलाकर 33 शिलालेख हैं और इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रमुख शिलालेख, उसके बाद लघु शिलालेख, उसके बाद अलग शिलालेख, फिर प्रमुख स्तंभ शिलालेख और फिर लघु स्तंभ शिलालेख। तो 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। प्रमुख शिलालेखों में विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में पशु बलि पर रोक लगाई गई है। प्रमुख शिलालेख द्वितीय, तो प्रमुख शिलालेख फर्स्ट में पशु बलि पर रोक लगाना मुख्य रूप से कहा गया है कि त्योहारों के मौसम में
जो पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे कि भेड़, बकरी और भैंसों की जो कई बार बलि दी जाती है त्योहारों में, उन पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने को बोला है। दूसरा शिलालेख में मनुष्यों और जानवरों का चिकित्सा उपचार, फल और औषधि जड़ी बूटियों को लगाना, कुएं खोदना, दक्षिण भारत के पांड्य, सत्यपुर और केरल पुत्रों का भी उल्लेख है। उसके बाद तीसरा शिलालेख में ब्राह्मणों के प्रति उदारता युक्त प्रादेशिक और राजकों के बारे में भी धम्म का प्रचार करने के लिए हर 5 साल में अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते थे। उसके बाद प्रमुख शिलालेख चतुर्थ भेरी घोष, युद्ध की ध्वनि के ऊपर धम्म घोष, धम्म यानी कि धार्मिकता की ध्वनि। राजा अशोक ने अपने कर्तव्य को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो चतुर्थ शिलालेख में धम्म घोष के बारे में बात की गई है कि धर्म को कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्यों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि एक राजा का आखिर क्या कर्तव्य होता है। ये इन्होंने चौथे शिलालेख में विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों के बारे में गुलामों के साथ सही व्यवहार करने की बात करता है। अधिकारियों का एक विशेष कैडर धम्म घोष नियुक्त किया गया और उसे राज्य के भीतर धम्म का प्रचार करने का कर्तव्य सौंपा गया। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 6 राजा को अपनी प्रजा का हाल जानने की इच्छा और साथ ही साथ आत्मनियंत्रण की भी प्रेरणा इसमें दी गई है कि अपने आप को किस प्रकार से हमें संयम रखना है, आत्मसंयम, ये 6वें शिलालेख में कहा गया है। उसके बाद 7वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उसके साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों में जनता के लिए कल्याणकारी कदम उठाने की बात कही गई है। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 8 में क्या कहा गया है, अशोक की बोध गया और बोधि वृक्ष की पहली यात्रा, उनकी पहली धम्म यात्राओं को महत्व दिया गया। तो प्रमुख शिलालेख 8 में अशोक की यात्राओं के बारे में कहा गया। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 9 में लोकप्रिय समारोहों की निंदा करता है, यानी कि जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, धार्मिक समारोह होते हैं, वहाँ पर अधिक खर्च नहीं करना है, यानी कि विवाह जैसे होते हैं, विवाहों पर अधिकांश बहुत ज़्यादा रुपए खर्च किया जाता है, तो उनको नहीं खर्च करना है, उस पर पाबंदी लगाता है। कौन सा शिलालेख? शिलालेख नंबर 9 विवाहों का पाबंदी, नैतिक आचरण पर बल देता है। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 10 व्यक्ति की प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा को अस्वीकार करता है और धम्म पर जोर देता है। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 11 धम्म पालन करने के लिए सर्वोत्तम नीति है, जिसमें बड़ों का सम्मान और दासों और नौकरों की चिंता शामिल है। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 12 इसमें महिलाओं के कल्याण के प्रभारी महामत्तों, इजिकाओं, महामत्तों और दूसरों के धम्म के प्रति सहिष्णुता का उल्लेख है। उसके बाद प्रमुख शिलालेख 13 कलिंग विजय का उल्लेख है, इसमें कलिंग विजय पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की गई है। उसके बाद ग्रीक राजाओं सीरिया के एंटियोकस, मिस्र के टालमी और साइरेन माइका के मगस और मैसेडोन के एंटीगोनस, एपिरस के अलेक्जेंडर पर अशोक की धम्म विजय का उल्लेख है। पांड्य, चोल आदि का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि जो विदेशी शासकों का उल्लेख है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। 13वें शिलालेख में विदेशी शासकों का वर्णन किया गया है। उसके बाद कलिंग युद्ध के अंत में जारी किया गया 13वां शिलालेख अशोक के एक आक्रामक हिंसक योद्धा से एक महान प्रेमी और शांति के उपदेशक में परिवर्तन की एक ज्वलंत तस्वीर देता है। कलिंग युद्ध का प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन था। उसके बाद बृहदत्त अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और बाद के राजाओं ने केवल थोड़े समय के लिए शासन किया, तो साम्राज्य कमज़ोर हो गया
और समाप्त हो गया जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की उसके सैन्य कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने उसकी 187 ईसा पूर्व में हत्या कर दी। इसी के बाद शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके यहाँ से प्रश्नों से बनाए जा सकते हैं। तो सांची का स्तूप किसने बनाया? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अशोक इसका सही जवाब है, चंद्रगुप्त सम्राट अशोक। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन डी यानी कि चौथा इसका सही जवाब है। बिंदुसार के समय में डायमेकस भारत आया था। उसके बाद चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या है? चौथा विष्णुगुप्त या कौटिल्य इसका अन्य नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो तुर्मय सीरिया का शासक था। ऑप्शन बी इसका यानी कि दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में कौन शामिल थे? इसका सही जवाब है तीसरा, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी थी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा, कारुआ की। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है 15, ऑप्शन दूसरा, 15 भागों में विभाजित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो किस प्राकृतिक भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया था? तो वो है मगधी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? कहाँ से सबसे अधिक ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो मानसेहरा, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, मानसेहरा अभिलेख से, और यह पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका सही जवाब क्या है? तक्षशिला। याद रखिएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संघमित्रा और महेंद्र दोनों को भेजा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा, अशोक। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, महास्थान और सोहगौरा। महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है मौर्य वंश, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका सही जवाब है स्तूप, क्योंकि 84,000 स्तूप बनाए गए थे अशोक के समय। 84,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, यानी कि स्तूप उस समय के मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो चाणक्य है यह किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय इसका तात्पर्य है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है,
कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विष्टि क्या है? तो विष्टि क्या है? एक बेगारी है। चौथा नंबर इसका सही जवाब है। विष्टि क्या है? एक बेगारी। उसके बाद आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ की PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।